हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का विषय पक्ष पोषण का परिचय है। मैं डॉक्टर इमरान अमीन हूं और मैं अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में कार्यरत हूं। नमस्कार शिक्षार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर अरुंधिता भंजदेव है और मैं प्रदान में रिसर्चर हूँ। तो इस वीडियो में जैसा कि इमरान ने कहा, हम देखेंगे कि पक्ष पोषण क्या है, पक्ष पोषण की अवधारणा क्या है, पक्ष पोषण का सतत विकास से क्या संबंध है। फिर हम नीति चक्र नामक उपकरण के माध्यम से नीति विश्लेषण को समझेंगे और फिर अंत में हम सारांश देखेंगे और अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पक्ष पोषण क्या है शिक्षार्थियों? ऐसा कोई मुद्दा जिससे कोई सहमत हो और जुनून के साथ प्रेरित भी महसूस करते हो, उसके बारे में आवाज उठाने को पक्ष पोषण कहते हैं। पक्ष पोषण किसी भी मुद्दे के लिए इसलिए बोला जाता है या बात की जाती है ताकि उसकी स्थिति में बदलाव लाया जा सके। तो बोलने का तात्पर्य सार्वजनिक नीति से है। पक्ष पोषण स्थानीय और जमीनी स्तर पर सक्रियता और राज्यों और राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर राजनीति के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। आइए नीति के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षाविदों और सिद्धांतकारों द्वारा नीतिगत पक्ष पोषण की दी गई कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। किसी विशिष्ट क्लाइंट या क्लाइंट के समूह की ओर से या उसके साथ विशिष्ट मौजूदा या प्रस्तावित नीतियों या प्रथाओं को बदलने का उद्देश्यपूर्ण प्रयास को नीतिगत पक्षपोषण कहते हैं। नीतिगत पक्षपोषण की दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा ये है कि ये सामूहिक हित की ओर से किसी संस्थागत अभिजात वर्ग के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास है और संस्थागत अभिजात वर्ग में सरकार, विभाग, मंत्री, सांसद, विधायक, कॉरपोरेट या कोई भी शामिल हो सकता है। अब सतत विकास की पक्ष पोषण की बात करते हैं। जब हम कहते हैं हमें सतत विकास के मुद्दे को बढ़ावा देना है, तो हमें यह समझना होगा कि यह जटिल अवधारणा है। इसकी कई परिभाषाएं विकसित हो रही हैं, तो इस परिभाषा को भी देखते हैं। ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। ऐसा विकास अब एक जटिल बहुत्रिस्तरीय साम्यता बन गया है। यहां हमारा प्रयास स्थिरता संतुलन की अवधारणा के माध्यम से हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने से है। यहां हम विकास के एक ऐसे मॉडल को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो पर्यावरण और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो, आर्थिक और सामाजिक रूप से न्याय संगत हो और सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से वहनीय भी हो। और जैसे कि ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर में भी दर्शाया गया है कि भले ही हम सतत विकास को किसी भी तरह परिभाषित कर लें, लेकिन इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समावेश और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अब इसे हासिल करने और इसे संतुलित करने में सक्षम होने के लिए सतत विकास लक्ष्य यानी SDG तैयार किया गया। हमारे पास 17 SDG हैं और इनके बारे में पहले के अध्यायों और वीडियोस में उल्लेख किया जा चुका है कि SDG क्या होते हैं और हमारे समक्ष कौन कौन से SDG हैं और उन्हें कब तक हासिल किया जाना है। यहां हम आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और पर्यावरण संरक्षण के बीच अंतर संबंधों और सहक्रियाओं को संतुलित करने में जटिलता को दिखाने में सक्षम हैं। सतत विकास के लिए उन सभी हितधारकों के बीच आम सहमति बनाने की आवश्यकता होती है जो इसमें शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा करने का व्यावहारिक तरीका खोजना कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है। अब जटिलता को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम बांध निर्माण करके या खदान खोदकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं। हालांकि बांध बनाने या खदान खोदने से गरीबों का विस्थापन हो सकता है और इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है। इस प्रकार ये तीन आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया को बहुत कठिन बना देता है। अब जब आप किसी मुद्दे को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें उसकी एक बहुत स्पष्ट समझ होना बहुत जरूरी है। इसलिए इसे केवल एक व्यक्ति के रूप में ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं, उत्पादकों के रूप में भी इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए और यह काम सार्वजनिक नीति के माध्यम से किया जा सकता है।
अतः नीतिगत वातावरण को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीति बनाई जाती है। हमें यह जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है कि सार्वजनिक नीति किसने बनाई है और इसमें कौन कौन से चरण शामिल हैं। तो अब हम ऐसे उपकरण के बारे में बात करेंगे जो नीति विज्ञान के जनक हैरोल्ड लासवेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्होंने नीति निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए इस नीति चक्र मॉडल को एक उपकरण के रूप में प्रस्तावित किया। और कोई भी नीति कैसे बनती है, किन किन चरणों से होकर गुजरती है, इन सभी आयामों के बारे में इसमें बात की गई है। तो आइए पहले चरण से शुरू करते हैं। पहला चरण एजेंडा सेटिंग का होता है। तो एजेंडा क्या है? एजेंडा ऐसी कोई भी समस्या है जिस पर सरकारी तंत्र किसी भी समय कुछ गंभीरता से ध्यान दे रहा है। तो इमरान ने जो अभी अभी एक खदान या एक बांध के निर्माण के बारे में उदाहरण साझा किया है, इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि उस गतिविधि से जो समस्या उत्पन्न होती है वो है जनसंख्या का विस्थापन और कई अन्य मुद्दे। तो कई बार ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जो सरकारी तंत्र के लिए एजेंडा बन सकती है। तो फिर एक नीतिगत समस्या कैसी होती है और उसे कैसे देखा जाता है? वास्तव में यही दो कारक हैं जो संभावित रणनीति और उपकरणों को निर्धारित करते हैं, और कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर यही नीति विकास को आकार देते हैं। तो ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं, हमें समस्याओं को बहुत विशिष्ट और उपयोगी तरीके से वर्णन करने और परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। साथ ही नियुक्त और निर्वाचित अधिकारियों को इस समस्या और अन्य एजेंडे को पहचानने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित करना इस स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस चरण में शामिल एक्टर सार्वजनिक क्षेत्र के हो सकते हैं या कोई समूह जो इसमें दिलचस्पी लेता हो। रुचि समूह किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये विश्वविद्यालय के एकेडमिक भागीदारों से लेकर सिविल सोसाइटी संगठनों तक कोई भी हो सकते हैं। इस स्तर पर एक और महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पक्ष समर्थक के रूप में मीडिया अहम भूमिका निभाता है। एजेंडा सेटिंग में ये बहुत काम आता है। सरकार को किस एजेंडे पर ध्यान देना चाहिए, सरकार का फोकस क्या होना चाहिए, ये सब तय करने में मीडिया की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस विशेष अवस्था में गतिविधियां यानी पक्ष पोषण की गतिविधियां नीति मंच, व्यक्तिगत बैठकों में मीडिया के माध्यम से पक्ष पोषण और जनमत को प्रभावित करने वाली भी हो सकती हैं। अब नीति चक्र के दूसरे चरण की बात करते हैं। हम एक ऐसे चरण में आ गए हैं जहां एजेंडा तय किया जाता है और सरकार द्वारा उस एजेंडे पर काम करना शुरू किया जाता है। इस दूसरे चरण को नीति निर्माण चरण कहा जाता है, जिसमें उन विभिन्न तरीकों को शामिल किया जाता है जिसमें किसी भी सरकारी एजेंडे को हल किया जा सकता है या संबोधित किया जा सकता है, और फिर सबसे अधिक लागत प्रभावी और कुशल तरीके से काम आने वाले उपकरण का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें अलग अलग विकल्प शामिल होते हैं। इस चरण में शामिल कर्ता मुख्य रूप से क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। अब ये विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह प्रत्येक में शामिल विभिन्न लागतों और लाभों को परिभाषित करके नीति निर्माण को आकार देते हैं। अब यहां हम विशेषज्ञों के 3 समूहों को देखते हैं जो उन विभिन्न विकल्पों को परिभाषित करने और उन्हें अंजाम दिलाने में महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिन्हें सामने रखा जा रहा है। पहले को ज्ञान मीमांसा समुदाय कहा जाता है। ज्ञान मीमांसा समुदाय आमतौर पर उन लोगों के समूह को कहा जाता है जिनके पास किसी खास विषय पर वैज्ञानिक विशेषज्ञता होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि जब हम स्वास्थ्य नीतियों के बारे में बात करते हैं तो डॉक्टर ज्ञान मीमांसा समुदाय का निर्माण करते हैं, जो चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से आपको बता सकते हैं कि उपचार के रूप में कौन सी वैकल्पिक कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञान मीमांसा समुदाय बहुत बड़ा समुदाय होता है। एक बहुत छोटे समुदाय को नीति नेटवर्क कहा जाता है, जो परिस्थिति पर इनपुट देने के लिए सरकारी एजेंसियों और संस्थाओं के साथ नियमित रूप से बातचीत करता है। उदाहरण के लिए, डॉक्टरों का ज्ञान मीमांसा समुदाय और उनका चिकित्सा विज्ञान आधारित ज्ञान एक नीति नेटवर्क बनाता है जिसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ही उस तरीके को आकार दिया जिसमें हमने तय किया कि 2 टीकों के बीच कितने दिनों का अंतराल होना चाहिए। नीति नेटवर्क का एक समूह पक्ष पोषण गठबंधन बनाने के लिए एक साथ आता है।
उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी में कर्ता के विभिन्न समूह एक साथ आते हैं जो कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन को लागू करने, क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार था। इसमें न केवल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के डॉक्टर, बल्कि परिवहन विभाग के सचिव और नौकरशाह, खाद्य और आपूर्ति विभाग के अधिकारी और कई अन्य विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसे पक्ष पोषण गठबंधन कहा जाता है। अब इसके आधार पर हमें समझ आ गया होगा कि नीति स्तर पर, नीति निर्माण स्तर पर आपके पास कर्ता के चुनिंदा समूह के रूप में विशेषज्ञ होते हैं जो आपस में विभिन्न प्रकार के समूह बनाते हैं, जिन्हें महामारी समुदाय, नीति नेटवर्क या पक्ष पोषण गठबंधन कहा जाता है। वे अपनी गतिविधियों के संदर्भ में नीति प्रस्ताव देते हैं, नीति के प्रभाव के बारे में जानकारी देते हैं और लक्षित आबादी के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करते हैं। नीति निर्माण के चरण से फिर हम निर्णय लेने के चरण की ओर बढ़ते हैं। निर्णय लेने का चरण वो चरण होता है जहां आपको कार्रवाई करने के लिए नीति निर्माण चरण में दिए गए विभिन्न विकल्पों में से चुनना होता है। पारंपरिक रूप से व्यवहार सिद्धांत आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया में दो प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं। एक को बहुलवाद कहा जाता था, जिसमें समान रूप से प्रतिस्पर्धा करने वाले हितधारकों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लिया। दूसरे को निगमवाद कहा जाता था, जहां हितधारकों को निर्णय लेने की स्थिति प्रक्रिया तक पहुंच का विशेषाधिकार था और सभी को इस समूह में शामिल नहीं किया गया था। निर्णय लेने की दृष्टि से नीति निर्माण के तीसरे मॉडल को वृद्धिशील मॉडल कहा जाता है। यहां लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेने की बजाय नीति निर्माता पिछली नीति के अनुभवों से सीखते हैं और उस नीति पर वृद्धिशील रूप से काम करते हैं। यहां गुणात्मक लक्ष्यों को हासिल करने की बजाय समस्या का समाधान किया जाता है। इसके आधार पर हमने प्रभावशाली एडवोकेसी हित समूहों, पैरवीकारों के बारे में बात की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत जरूरी बन सकते हैं। यहां गतिविधियों के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि समूहों को उनके पास विकल्प की पसंद के लिए समर्थन हासिल करना होता है। उन्हें नीति बनाने के लिए अन्य समूहों के चैंपियन, अन्य विकल्पों के साथ सौदेबाजी, प्रतिस्पर्धा करने के लिए साथ साथ उन्हें राजी करना पड़ सकता है और कभी कभी समझौता भी करना होगा, ताकि एक ऐसी नीति बनाई जा सके जिसे अंततः अपनाया जा सके। तो शिक्षार्थियों, निर्णय लेने के चरण के बाद नीति कार्यान्वयन का चरण आता है। यहाँ नीति निर्माताओं के बजाय नीति निर्णय को लागू करने वालों पर ध्यान दिया जाता है। ये चरण कार्यक्रम के विवरण और उन एजेंसियों या संगठनों का पता लगाकर शुरू होता है जो उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उन कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिए बजटीय आवंटन किया जाता है। ये चरण नीतिगत कार्यक्रम पर नीति के पड़ने वाले प्रभाव को भी आकार देता है। जैसे पिछले चरण में आपने देखा होगा कि निर्णय लेने के चरण में इस तरह की बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं कि हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं उसका क्या प्रभाव हो सकता है। यही ऐसा चरण है जिस पर नीति को निर्धारित किया जाता है और यहीं से उस विशिष्ट प्रभाव को तय किया जाता है जो नीतिगत समस्या पर पड़ सकता है। अब नीति कार्यान्वयन के इस स्तर पर प्रभावशाली एडवोकेट के संदर्भ में फिर से रुचि समूह या विशेषज्ञ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी यहाँ मीडिया भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गतिविधि के संदर्भ में महत्वपूर्ण गतिविधियों में निर्णय लेने वालों को प्रभावित करने की रणनीति शामिल होती है। इसमें विरोध प्रदर्शन और नीति कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी जैसे साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला और अंतिम चरण है, ये नीति मूल्यांकन का चरण है। किसी भी नीति के लागू होने के बाद हम उस नीति का मूल्यांकन करते हैं। इस चरण में नीतिगत पहलों के परिणामों और नतीजों की निगरानी और मूल्यांकन करना शामिल है। इस चरण में नीति कार्यान्वयन में आने वाली संभावित बाधाओं या चुनौतियों की पहचान करना भी शामिल है, या अगर उद्देश्यों को पूरा नहीं किया गया है तो फिर उपाय तय किए जाते हैं या निर्धारित किए जाते हैं या उन बाधाओं को दूर किया जाता है। अब नीति मूल्यांकन के परिणाम नीति निर्माण प्रक्रिया पर फिर से विचार करने पर जोर दे सकते हैं, जिससे या तो नीति खत्म हो सकती है या उसे फिर से डिजाइन करने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए जब मैं कहती हूं कि हम अंतिम चरण में हैं, तो वास्तव में ये अंतिम चरण नहीं है,
बल्कि एक ऐसा चरण है जिससे या तो उस नीति को फिर से तैयार करने, उस पर फिर से गौर करने या उसे खत्म करने का निर्णय लिया जाता है। ऐसे में इस चरण के बाद एक नए आकार में एक नई नीति सामने आ सकती है या फिर उसे समाप्त कर दिया जाता है। नीति मूल्यांकन के इस चरण में विशेषज्ञ समूह, रुचि समूह या थिंक टैंक और मीडिया काफी प्रभावशाली पैरोकार होते हैं और इस स्तर पर पक्ष पोषण सहयोगियों के साथ साझेदारी की जाती है और नए नीति निर्माताओं को परिवर्तनों या बाधाओं के बारे में जानकारी देना और बाधाओं के नतीजों के बारे में जानकारी देने के साथ साथ सिफारिशें भी की जाती हैं। तो इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। अब संक्षेप में देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या चर्चा की है। पक्ष पोषण का मतलब किसी भी मुद्दे का समर्थन करना और उसे सफल बनाने के लिए काम करना है। इसके लिए हमें किसी मुद्दे के सभी पक्षों और चिंताओं की जानकारी हासिल करनी होती है, जैसा कि हमने सतत विकास के मामलों में समझाया था। और हमें यह भी समझने की जरूरत है कि पारिस्थितिक बाधाओं का सम्मान करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करना और सतत विकास की दिशा में एक संतुलनकारी तरीके से काम करना होता है। नीति की प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है और नीति चक्र मॉडल से किसी व्यक्ति को इसकी जटिलता के बारे में समझने का मौका मिलता है। स्पष्ट रूप से एक नीति की पक्ष पोषण करने में सक्षम होने के लिए हमें नीति निर्माण में शामिल विभिन्न चरणों की समझ होनी चाहिए। और जब हम स्थायी परिवर्तन के लिए पक्ष पोषण की बात करते हैं तो इसके लिए आमतौर पर लोगों के रवैये और व्यवहार में बदलाव और कार्य की आवश्यकता होती है। हमें ज्ञान के उत्पादन के विचारशील तरीके अपनाने होंगे और संचार में सहभागिता को सुगम बनाना होगा। अब यहाँ संदर्भों की एक सूची है जिसे आप इस वीडियो के बारे में विस्तार से जानने के लिए देख सकते हैं। हम भागीदारों का एक समूह है जिनके लिए हमने इस पाठ्यक्रम और इस वीडियो के दौरान काम किया है। धन्यवाद।